नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से गर्मी से बचने और खुद को हाइड्रेट रखने की अपील। लोगों से किया घरों और दुकानों के बाहर मटके रखने का आग्रह। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इसे बताया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतदाता सूची में अपडेशन फ्री और फेयर इलेक्शन का हिस्सा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों पर सख्त शुभेंदु सरकार। बांग्लादेशी नागरिकों को ले जाया गया होल्डिंग सेंटर। कल हाकिमपुर सीमा पर जमा हुए थे घुसपैठिए। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के घर और 12 अन्य जगहों पर ईडी की छापेमारी। पिनरई विजयन की बेटी वीणा की कंपनी से जुड़ा है पूरा मामला। और इस साल कोलकाता में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दी जानकारी। इस साल की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है एसआईआर से जुड़ी हुई। तो एसआईआर की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैध और संवैधानिक बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। मतदाता सूची में अपडेशन फ्री और फेयर इलेक्शन का यह हिस्सा है। केवल इस आधार पर एसआईआर की कार्रवाई को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता कि इसकी प्रक्रिया सामान्य वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भिन्न है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं होती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को, जो कि इलेक्शन कमीशन का है, उसे सही और संवैधानिक ठहराया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण आधार सही, भरोसेमंद और सटीक वोटर लिस्ट होती है। यानी कि वोटर लिस्ट की अपडेशन एक पारदर्शी चुनाव को स्थापित करती है। ऐसे में वोटर लिस्ट को अपडेट करना गलत नहीं माना जा सकता। साथ ही अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है। लोगों को अपनी जानकारी जोड़ने, सुधार करने और आपत्ति अपील करने के कई मौके दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मतदाताओं से एसआईआर के दौरान अपने दस्तावेज या जानकारी देने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके नागरिक वो यहाँ है या नहीं, इस तौर पर कोई दस्तावेज मांगा जा रहा है। यानी कि ये नहीं माना जाता कि वो यहाँ के नागरिक है या नहीं दस्तावेज जमा करने को। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर के नियमों में जो व्यवस्था है वो वाजिब है। नोटिस देना, जानकारी को सार्वजनिक यानी कि पब्लिक डोमेन में लेकर आना, जिन मामलों में शक हो उनकी व्यक्तिगत जांच करना और अपील का अधिकार देना, ये सभी मिलकर इस निष्पक्षता की शर्त को पूरा करते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर में जो दस्तावेज हैं उनकी सूची बनाई गई है वो आमतौर पर लोगों के पास आसानी से होते हैं। पहले की तुलना में इस सूची को और बढ़ाया गया, यानी कि जिस दस्तावेज को स्वीकार किया जाता है एसआईआर की प्रक्रिया के लिए उसमें, और ताकि ज्यादा दस्तावेज स्वीकार किए जा सके, ना कि उन्हें सीमित किया जाए। तो वोटर लिस्ट अपडेट करना पारदर्शी चुनाव स्थापित करती है और इस लिहाज से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। वोटर लिस्ट अपडेशन चुनाव का बड़ा हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और तमाम जो बातें कही गई वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। वोटर लिस्ट अपडेट करना पारदर्शी चुनाव को स्थापित करता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहते। उनका सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? आधार है सही, भरोसेमंद और सटीक वोटर लिस्ट। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ विकास सारथी हैं और शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। तो साफ तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इस बात की तस्दीक करता है कि एसआईआर एक वैध और संवैधानिक प्रणाली है और खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है एसआईआर की प्रक्रिया को करना। भी व्यवस्था की है एसआईआर के दौरान, उसमें बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस पूरी प्रक्रिया से केवल एक्सक्लूजन होगा लोगों का।
जहां तक डॉक्यूमेंट्स की बात है तो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि आप अपने दावे के समर्थन में दे सकते हैं। पहले इनकी संख्या कम थी, यहां तक कि दायरा बढ़ाया गया है दस्तावेजों का। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी अंडरलाइन किया अपने फैसले में और ये कहा कि जो वोटर लिस्ट अपडेशन का काम है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए ये कहा जाए कि इस तरह की प्रक्रिया में कहीं इलेक्शन कमीशन ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है, ये सही नहीं है। ये इनफैक्ट चुनाव आयोग का ये मैंडेट है कि वो समय समय पर इस तरह से वोटर लिस्ट अपडेशन का काम करता रहे। काफी यहाँ पर सुविधाएं दी गई थी वोटरों को, अगर उनका नाम वहां वोटर लिस्ट में नहीं आता है, क्योंकि सबसे पहली बार ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई थी, उसमें अगर किसी का नाम नहीं है तो आपत्ति दायर करने के लिए मौका था कि आप दस्तावेज लाइए और दोबारा अपना दावा पेश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद और भी इसको व्यापक किया गया, जिसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल तक की व्यवस्था कर दी गई। और एक बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दोबारा यहाँ पर कही है, और चुनाव आयोग भी पहले कह चुका था, कि ये एक्सरसाइज हम किसी की राष्ट्रीयता तय करके उसे देश से निकालने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि वोटर लिस्ट अपडेटेड रहे। जिन लोगों के पास दावे मजबूत हैं, अगर उनका नाम इस बार किसी टेक्निकल कारण से, चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों की इससे जुड़ी एक्सरसाइज है, टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगर किसी के साथ कोई ऐसा मामला हुआ है कि नाम कट गया है, तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें फोर्स कर दे रहे हैं या उन्हें भारत का नागरिक नहीं है वो ये डिक्लेयर कर दे रहे हैं। उनके पास आगे भी विकल्प मौजूद रहेंगे। और जस्टिस जयमाल्या बागची ने भी ये बात कही थी कि इस वक्त समय कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में ये लोग अपने दावे दोबारा नहीं रख सकते। इसीलिए किसी का एक्सक्लूजन करना उद्देश्य नहीं है, और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दोहराया विकास कि जब हम लिस्ट अपडेशन की बात करते हैं, ये फ्री और फेयर इलेक्शन का ये जो पूरी प्रोसेस है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बिल्कुल देखिए, अगर आप बंगाल और बिहार का डाटा देखें, बंगाल में जो लोग डेड लोग जो थे, जिन लोगों की मौत हो चुकी थी, उनका आप संख्या देखिए। अगर उनके नाम नहीं हटाए जाएंगे तो बोगस वोटिंग, फर्जी वोटिंग की आशंका हमेशा बनी रहती है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फॉर्म भरकर क्लेम करके उन लोगों के बिहाफ पर वोट डाले जाते हैं। ऐसा होता भी है। तो बड़े पैमाने पर ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में थे। लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो दूसरे स्टेट माइग्रेट कर चुके हैं, उनके भी नाम थे। ये सब नाम हटाए गए। और क्योंकि बंगाल को लेकर के खासतौर से इलेक्शन कमीशन का जो प्रोएक्टिव रोल इसलिए भी था कि वहां पर बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से लोग भी रह रहे हैं और वो वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। और यही बात कोर्ट सुनवाई के दौरान भी कहता रहा और यही बात आपने फैसले में भी। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चलिए शैलेंद्र के पास बाद में जाएंगे। विकास, लेकिन लगातार जो इन याचिकाओं में दलीलें दी गई थी और जिस तरह से कहा गया था कि क्योंकि ये प्रक्रिया भिन्न है और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं ये सवाल उठाए भी गए थे, और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रक्रिया भिन्न होने का मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं वो आपकी नागरिकता के किसी अधिकार का कोई हनन कर रही है। ये कितनी बड़ी टिप्पणी है कोर्ट द्वारा। और दूसरी बात कि अब एसआईआर को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आने वाले जो हम कह सकते हैं अलग अलग राज्य हैं जिनमें एसआईआर की प्रक्रिया अभी हो भी रही है और होनी है। बिल्कुल, देखिए, जो कोर्ट ने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को कोई संदेह नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग करना क्या चाहता है, मंशा क्या थी इस प्रक्रिया को लेकर के। तो कोर्ट ने कहा कि उनके उद्देश्य पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, वोटर लिस्ट अपडेट करना उनका काम है। जो सामान्य प्रक्रिया थी जो आज से 8-10 साल पहले जिसको अपनाया जाता था, उसमें और इसमें बड़ा परिवर्तन बस ये हुआ है कि पहले जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता था उनसे दस्तावेज नहीं मांगे जाते थे। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने, इस बार चुनाव आयोग ये मानकर अपनी पूरी कार्रवाई शुरू की कि हम हर व्यक्ति का डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो 2002-2003 के बाद ऐड हुआ है वोटर लिस्ट में। अगर वो उस समय पिछली एसआईआर की प्रक्रिया में नहीं थे और अभी उनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो या तो वो दस्तावेज लाएं या अपने परिवार के किसी सदस्य से मैपिंग कराएं जो 2000-2003 में भारत के किसी भी हिस्से में रह रहा था। कोई वोटर आईडी था उनके किसी रिश्तेदार के पास, हम उससे मैप कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन अचानक से अगर कोई व्यक्ति 2002 या 2003 अलग अलग राज्यों में इन्हीं 2 सालों में सब प्रक्रिया हुई थी, उसके बाद अचानक से वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है, वो मैपिंग भी नहीं करा पाता है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है उन 11 डॉक्यूमेंट्स में, तो उसको चुनाव आयोग छूट नहीं देगा कि वो वोटर लिस्ट का हिस्सा रहे। हालांकि इसके बावजूद वो फॉर्म भरें, दावा पेश करें, बीएलओ के पास पेश करें, ट्रिब्यूनल में जाएं, ये सारे अधिकार उनके हैं। लेकिन आयोग अपने स्तर पर ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट में जगह नहीं देगा जो ना तो मैपिंग करा पा रहे हैं और ना ही उन 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज शो कर पा रहे हैं।
तो अब अगर हम समझें कि जैसे उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और कुछ और राज्यों में जहां एसआईआर की प्रक्रिया होनी है, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का किस तरह का असर अब हम देख पाएंगे? और देखिए, चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका था कि जब सबसे पहले बिहार को लेकर सवाल उठाएगा, और बिहार के समय ही बंगाल के तमाम नेता वहां पर आ गए थे। हालांकि बंगाल को लेकर के कोई घोषणा नहीं की थी चुनाव आयोग ने, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कहा था पूरे देश में ये प्रक्रिया होगी। जहां जहां अब चुनाव होंगे विधानसभा के आने वाले दिनों में, जो शेड्यूल है, कहीं पर भी बिना एसआईआर के कोई चुनाव नहीं होगा। तो पूरे देश में एसआईआर होना है। प्रायोरिटी उन स्टेट्स को दी जा रही है जिनमें चुनाव लंबित हैं। यूपी का चल रहा है, आप देख रहे हैं 4 जो भी इलेक्शन हुए थे स्टेट्स में, वहां पर ये पूरी प्रक्रिया हुई। अभी कई सारे स्टेट्स में चल रही है। तो अभी कोई भी राज्य ऐसा नहीं रहेगा जहां अगला विधानसभा चुनाव हो और वो बिना एसआईआर के हो। एसआईआर के बाद ही वोटिंग होगी, ये चुनाव आयोग साफ कर चुका था पहले। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। लोन मिलेगा या नहीं, ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। इसलिए आज ही पैसाबाजार.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी 4 क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे, देश में बढ़ती गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गर्मी से बचाव के उपायों और प्रियजनों के साथ साथ पशु पक्षियों का खास ख्याल रखने की सलाह देते हुए लिखा, प्रचंड गर्मी में पशु पक्षियों को नहीं भूलना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए पानी का छोटा बर्तन रखें, संवेदनशीलता करुणा के साथ एक दूसरे का ध्यान रखें, माता पिता दादा दादी नाना नानी का हालचाल पूछें, प्रियजनों को पर्याप्त पीने का पानी दें। और साथ ही साथ ये सलाह दी गई है, तेज धूप में बाहर ना निकलें, तेज धूप में आराम करने की सलाह है और जितनी अधिक सावधानी बरती जा सकती है उतनी बरतें। अपने आप को हाइड्रेट रखने की भी अपील प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। मौसम में संवेदनशीलता ही बहुत बड़ा सहारा है। प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। दूसरों को पानी उपलब्ध करवाने वालों की सराहना करें। तो बचाव ही उपाय है, यानी कि प्रिकॉशन इज नेसेसरी। और गर्मी से बचाव के कई उपाय हम आपको लगातार बताते रहते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो कृपया सावधान हो जाएं। यानी कि अगर आपको कहीं हीट स्ट्रोक हुआ है तो चक्कर आना और सर दर्द जो है ये शुरुआती लक्षण है। मतली और तेज बुखार से भी खतरा होता है। हीट स्ट्रोक से बेहोशी और दौरे भी पड़ते हैं, यानी कि तमाम वो लक्षण हैं। अगर आपको हीट स्ट्रोक हुआ है तो आप इन लक्षणों को पहचानिए। हीट स्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है और गंभीर स्थिति में 108 102 डायल करें। अब हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा बुजुर्गों और बच्चों को होता है। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी की जरूरत है। बीमार लोग अतिरिक्त सावधानी जरूर बरतें। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो कृपया सावधान हो जाएं। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या ऐसे अगर इस तरह की स्थिति होती है तो क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। तो सुरक्षित सफर के लिए एनएचएम की गाइडलाइंस को फॉलो करें। सफर से पहले पर्याप्त आराम करें। हल्के सूती और ढीले कपड़े पहने। छाता, टोपी और सनग्लासेस को अपने साथ रखें। धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग किया जाए और यात्रा से पहले हल्का नाश्ता करें। खाली पेट घर से बाहर ना निकले। अगर आप एक सफ़र पर निकल रहे हैं और आप जानते हैं कि अभी नौतपा चल रहा है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। पानी की बोतल को हमेशा साथ रखें और धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करें। थोड़ा थोड़ा करके बार बार पानी अवश्य पिएं। ORS, ग्लूकोज और नारियल पानी साथ रखें। ताज़ा और आसानी से पचने वाला जो भोजन है उसी को खाएं और तला भुना और बाहर का जो खाना है उससे बचें। बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष निगाह रखें और दोपहर 12 से 3 बजे जो ये टाइम पीरियड है इसमें यात्रा करने से बचें। थकान अगर महसूस हो रही है और अगर आप इस समय में यात्रा कर रहे हैं तो छाया का उपयोग करें।
आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी जो जारी हुई है, आपको वो भी बता दें। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक बचाव के उपाय सुझाए हैं। आयुर्वेद के अनुसार छाछ और नारियल पानी पिए। नींबू पानी से शरीर का तापमान जो है वो घट जाता है, इसलिए नींबू पानी का सेवन रोजमर्रा की अपनी दिनचर्या में उसको जरूर अपनाएं। पारंपरिक पेय यानी कि जो आम पन्ना होता है, यानी कि आम से बना हुआ, क्योंकि जो कच्चा आम है वो उसकी तासीर ठंडी होती है, उसका सेवन करें। सिद्धा और योग में शीतली प्राणायाम करें। यूनानी चिकित्सा की अगर बात की जाए तो सनबर्न रोधी हर्बल लेप और होम्योपैथी के अनुसार धूप में विशेष एहतियात बरती जानी चाहिए। और आइए अब दिखाते हैं खबर घुसपैठियों पर सख्ती से जुड़ी हुई। शुभेंदु सरकार ने घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर करने की कवायद शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल में हाकिमपुर सीमा पर मौजूद बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर ले जाया गया है। तेंतुलिया के पथेर साथी होल्डिंग सेंटर में घुसपैठियों को रखा गया। आपको बता दें कि इन दिनों डिक्टेट, डिलीट एंड डिपोर्ट की नीति अपनाते हुए घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, यानी कि डिटेक्ट किया जाएगा, फिर आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, जिससे सीमा पार से आकर भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलवार को उत्तरी 24 परगना के हकीमपुर सीमा क्षेत्र के पास लोग एक बार फिर जमा हो गए जो बांग्लादेश लौटना चाहते हैं, लेकिन अब इन्हें हाकिमपुर से होल्डिंग सेंटर ले जाया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं न्यूज संवाददाता सौरभ दत्ता की एक खास रिपोर्ट। सौरभ खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और पथेर साथी होल्डिंग सेंटर का जायजा लिया। बंगाल में और एक होल्डिंग सेंटर एक्टिवेट हो गया। मुर्शिदाबाद मालदा के बाद हाकिमपुर के तेतुलिया पथेर साथी होल्डिंग सेंटर। अभी बंगाल में जितने घुसपैठिया हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हाकिमपुर में जो सारे भारत से जो लोग आ रहे हैं, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट चालू होने के बाद वो लोग यहाँ पर उनको रखा जा रहा है। एक ऐसे ही एक हॉल है जहाँ पर पुरुषों को रखा गया है और दूसरे हॉल में महिलाओं को रखा गया है। यहाँ के जो आधिकारिक है वो कह रहे हैं कि 100 से भी ज़्यादा अब तक इस जो होल्डिंग सेंटर है, ये होल्डिंग सेंटर में उनको लाया गया है। यहाँ पर जो लोग, चाहे वो राजारहाट हो, चाहे वो केरल हो या फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र, कोलकाता के ही सॉल्ट लेक, राजारहाट, न्यू टाउन, संडालिया, हसनाबाद, ये सब जो इलाके हैं, सब इलाके में ये सब लोग भरे पड़े थे। इनका देखा ही जा रहा है कि जब से डिपोर्ट नीति चालू हुआ, सिर्फ उन समय के बीच कुछ ही दिन हुए हैं, 4-5 दिन हुए हैं। 20 तारीख को यह घोषणा किया था मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने और उसके बाद से देखा जा रहा है कि पूरा जो ये बड़ा सा जो मंजिल जो बिल्डिंग यहाँ पर है पथेर साथी, उसमें जितने दिन जा रहे हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है वो लोग उनकी भीड़ भी बढ़ रही है। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, तेतुलिया, हाकिमपुर। सीबीआई ने नीट यूजी 2024 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी में डॉक्टर मनोज शिरूरे लातूर का रहने वाले एक डॉक्टर हैं। इस डॉक्टर ने नीट लीक मामले में आरोपी एक कोचिंग सेंटर के मालिक, उसके बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से केमिस्ट्री के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। जबकि गिरफ्तार दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का टीचर है। उसे नीट यूजी 2024 परीक्षा के लीक हुए फिजिक्स के प्रश्न गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। इस मामले की साजिश का पता लगाने के लिए जांच जारी है। सीबीआई गहन छानबीन में जुटी हुई है। अब तक अलग अलग जगहों पर 49 स्थानों पर तलाशी ली गई और कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इन 2 गिरफ्तारियों के साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 13 हो गई है। केरल में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनसे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी वो फिलहाल की जा रही है। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत राज्य में कुल 10 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। ईडी की ये छापेमारी कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड यानी CMRL मामले से जुड़ी हुई है।
केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी वीणा भी इस मामले की जांच के दायरे में है। आरोप है कि निजी कंपनी कोचिन मिनरल्स एंड रोटाइल लिमिटेड ने 2018 से 2019 के बीच विजन की बेटी की कंपनी एक्सोलॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान किया, जबकि इस आईटी कंपनी ने सीएमआरएल को कोई सेवा प्रदान नहीं की थी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस साल का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने खुजराहो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25वें दिन का काउंटडाउन महोत्सव के दौरान इसकी घोषणा की। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। कोलकाता में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में बुजुर्गों के स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और बेहतर जीवन शैली में योग की भूमिका पर विशेष जोर दिया जाएगा। योग को भारत की प्राचीन परंपरा और जीवन शैली का अहम हिस्सा माना जाता है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने की एक समग्र पद्धति है। आईआरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेनों के जरिए शानदार तीर्थ यात्रा की जा सकती है। भारतीय रेलवे 12 जून को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने जा रहा है। इस ट्रेन से श्रद्धालु देश के 7 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही दक्षिण भारत के कई बड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करवाई जाएगी। इस यात्रा में श्रद्धालु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रेन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, मदुरई कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी जाएगी। ट्रेन में यात्रा के लिए 3 तरह की श्रेणियां रखी गई हैं। इकोनॉमी क्लास का किराया 24,000 रुपये प्रति व्यक्ति, स्टैंडर्ड क्लास का किराया 40,890 और कंफर्ट क्लास का किराया 54,390 रुपये प्रति व्यक्ति तय किया गया। रेलवे की ओर से यात्रियों को यात्रा के दौरान भोजन, ठहरने और स्थानीय यात्रा जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। रेलवे का कहना है कि इस ट्रेन का मकसद लोगों को आसान और आरामदायक धार्मिक यात्रा सुविधा प्रदान कराना है। बेंगलुरु का श्री कंठीरव स्टेडियम 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित कर रहा है। 26 से 28 मई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 7 देशों के 300 से ज़्यादा पैरा एथलीट इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको छोड़े जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार। बेंगलुरु का श्री कंठीरव स्टेडियम इन दोनों जज्बे, हौसलों और सपनों का सबसे बड़ा मंच बना हुआ है, जहां 26 से 28 मई तक 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ये सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि उन खिलाड़ियों के सपनों को ऊंची उड़ान देने के मंच के रूप में भी सामने आया। इस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत सहित श्रीलंका, नेपाल, कजाकिस्तान समेत 7 देशों के 300 से ज्यादा पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता एशियन पैरा गेम्स के लिए भारतीय टीम चयन का अंतिम ट्रायल भी मानी जा रही है। मेरा खिलाड़ी लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। आज 3 एशियन रिकॉर्ड बन गया। इवन इधर क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका से आया है, इवन फिलीपींस से आया है और थाईलैंड, अगेन किर्गिस्तान, नेपाल, सब जगह से आया है। ये एक्चुअली आगे आने वाला दिन में हम लोग ये पब्लिक का सपोर्ट से हम इंडिया में खेल बढ़ाना चाहता है। इस खास आयोजन में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भारत के स्टार पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार भी हिस्सा ले रहे हैं। T64 कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड 2.08 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। प्रवीण कुमार का कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ पदक जीतना नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों को प्रेरित करना भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला है और अपनी पीसीआई भी अपनी सपोर्ट करती है और हमारे साथ स्पॉन्सर्स भी जुड़े हुए हैं, वो सपोर्ट करते हैं। फिर और सबसे पहले हमारे कोच साहब भी इतना मतलब एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों में कि इसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेंटली भी कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बस प्रैक्टिस पर ध्यान रहे। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो मैं ये देखता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी सपोर्ट कर रही है और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। अभी न्यू एज जो आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एक फील्ड है अब ये, और इसमें जॉब्स भी हैं आगे जाके, तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बेंगलुरु का ये मैदान सिर्फ खेल का मैदान नहीं, बल्कि उन तमाम पैरा खिलाड़ियों के सपनों को नई दिशा देने वाले एक बड़े मंच के रूप में सामने आया है। बेंगलुरु में पैरालंपिक खेल सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि हौसले और जज्बे की मिसाल बनकर उभरे हैं। इन खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिया है कि सीमाएं शरीर में नहीं,
सोच में होती है। विद कैमरा पर्सन विनोद के साथ ज्योति दफेदार, डीडी न्यूज, बेंगलुरु।